नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के बायोलॉजी का 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चा पार्टी इन सारे प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिए। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल जो है आपके फोन के स्क्रीन पर है, सभी बच्चे लगा दो। क्या होगा इसका सही जवाब? देखो, पहला नंबर सवाल कर रहा है कि आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है, बता दो आप लोग। बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। और मैं आशा करूंगा कि इसका आंसर आप लोग सही लगाओगे। देखो, आम के फल में जो खाने वाला भाग होता है वो कौन सा होता है? बाह्य फल मतलब हम छिलका को तो थोड़ी ना खाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, मध्य फल मतलब बीच वाला भाग जो गुद्देदार पार्ट होता है उसी को तो खाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अंतः फल मतलब गुठली को थोड़ी ना खाते हैं भाई, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सभी बच्चों को याद रखना। चलिए, दूसरा नंबर सवाल है हमारे सामने, सभी बच्चे अच्छे से आंसर को लगाते चलना और लास्ट में बताना कि आप लोग 70 ऑब्जेक्टिव में सही कितना कर पाते हो। ओके जी, देखते हैं कितने बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं लास्ट तक। देखिए, दूसरा नंबर सवाल कर रहा है द्विखंडन एक प्रकार का है, अब बता दो जी। द्विखंड यानी कि बाइनरी जो फ्यूजन होता है वो क्या होता है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि अलैंगिक जनन है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए, तीसरा नंबर सवाल है हमारे सामने, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है बच्चों। ये रहा तीसरा नंबर सवाल, बता दो निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। देखो, नहीं को पढ़ना मत भूलना। देखो, यहाँ पूछा गया है कौन सा जंतु है जो उभयलिंगी नहीं है, तो फीता कृमि हमारा उभयलिंगी है, केचुआ भी उभयलिंगी है और जोंक भी हमारा उभयलिंगी है। लेकिन ये घरेलू मक्खी जो है ये हमारा उभयलिंगी नहीं है, यानी कि यह एक लिंगी है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी बच्चे इसको याद रखोगे। ओके, चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा हमारे सामने, अंड प्रजक प्राणी कौन सा है? इतना आसान सा सवाल है बच्चा पार्टी, लगा दो। मुर्गी होगा, सांप होगा, मगरमच्छ होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि ये मुर्गी भी अंडा देता है, सांप भी और मगरमच्छ भी, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके जी, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोनों मीडियम वालों के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया गया प्रश्न है, तो सभी बच्चे अच्छे से देखना। देखो, काजू निम्नांकित में कैसा फल कहलाता है? काजू जो है वो निम्नांकित में कैसा फल कहलाता है? तो नट फल कहलाता है। काजू निम्नांकित में नट फल कहलाता है, इसलिए सभी बच्चे इसको याद रखोगे। चलिए, 6 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो। 6 नंबर सवाल कह रहा है जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, यानी कि जनक मतलब हो गया पेरेंट, और पेरेंट के समान जो जीव प्राप्त होगा वो विखंडन से होता है। किससे? तो विखंडन से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, पेरेंट्स के समान अगर पूछे, यहाँ देखो दिया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर सवाल है, चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चमगादड़ के द्वारा परागण क्या कहलाएगा, बता दो बच्चा पार्टी। 7 का करेक्ट आंसर यह हमारा कहलाता है क्रिप्टोरोफिली कहलाता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। इसमें क्या होता है कि चमगादड़ फूलों से पराग कणों को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाते हैं, जिससे कि पौधे का परागण हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चमगादड़ द्वारा परागण कहते हैं, इसलिए सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए फिर 8 नंबर सवाल है। 8 नंबर सवाल कह रहा है हमारे सामने है, बीज चोल का निर्माण होता है किससे होता है? बीज चोल का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, बता दो बच्चा पार्टी। क्या होगा इसका सही जवाब? तो बीज चोल का जो निर्माण होता है वो पेरिकार्प से होता है। बीज चोल का निर्माण किससे होता है बच्चों? पेरिकार्प से होता है। तो सभी बच्चे इसको याद रखोगे। चलिए, और बच्चा पार्टी अभी तक आप लोग जुड़े हुए हो लेकिन क्लास को लाइक नहीं किए हो, तो सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्लास। ओके जी, चलिए 9 नंबर सवाल की ओर बढ़े बच्चा पार्टी। ये रहा आपके सामने 9 नंबर सवाल, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है किसके द्वारा? युग्मक स्थानांतरण किसके द्वारा होगा? जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा? तो इन सभी के द्वारा होता है युग्मक स्थानांतरण। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन आप सभी से एक प्रश्न है, बता दो युग्मक कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं या फिर डिप्लॉइड होते हैं? तो याद रखिएगा, युग्मक जो होता है वो हमारा हैप्लॉइड यानी कि एन होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और नर और मादा युग्मक दोनों होते हैं, वो मिलकर जायगोट का निर्माण करते हैं, तब वो जायगोट हमारा डिप्लॉइड होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर सवाल है, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। ये पुष्पों में स्त्री दल चक्र में पूछा गया, आप लोगों से बता दो क्या होगा, फटाफट से बता दो। तो स्टिग्मा भी होता है, स्टाइल भी होता है और ओवरी भी होता है। करेक्ट आंसर हमारा
ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ये क्या है? पुष्प का ये मादा जननांग पूछा गया है, इसलिए स्त्री दल जो होता है वो स्टिग्मा भी होता है, स्टाइल भी होता है और ओवरी भी होता है। करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर सवाल है, निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है? सेल्फ पॉलिनेशन किस में होता है बता दो? वो द्विलिंगी पौधों में होता है। सेल्फ पॉलिनेशन द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल में होता है। करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 12 नंबर सवाल, बता दो इनमें कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? ये भी पूछा गया, नहीं है बता दो। कायिक प्रवर्धक जो नहीं है वो हमारा हो जाएगा चल बीजाणु। कौन सा? चल बीजाणु। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो बच्चा पार्टी भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है? भ्रूणपोष का जो कार्य होता है वो क्या होता है बता दो फटाफट से। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म? क्या होता है? भ्रूण को पोषण देना बच्चों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन ऑफ टू द एम्ब्रियो। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 14 नंबर सवाल है, भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका कौन सी है? सेंट्रल कोशिका की बात हो तो वो हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, यानी कि द्वितीय केंद्रक होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस हमारा क्या है? द्वितीय केंद्रक है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है बच्चा पार्टी, तो क्या करोगे? याद रखना है। चलिए 15 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो। 15 नंबर सवाल कह रहा है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्येक पादप कोशिका से एक पूर्ण पौधा बन सकता है, उसे हम लोग संपूर्णता कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? संपूर्णता कहते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में टोटी पोटेंसी बोलते हैं। देखो लेकिन यहाँ अंग्रेजी का ही वर्ड दिया गया टोटी पोटेंसी, हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर हिंदी में दिया रहे तो संपूर्णता बोलते हैं। ओके बच्चों, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए 16 नंबर सवाल है हमारे सामने, कह रहा है देखो क्या, कमल में परागन होता है किसके द्वारा? कमल में परागन जो होता है वो किसके द्वारा? आप लोग जल में रहता तो जल मत लगा देना, इसमें कीट परागन होता है। किसके द्वारा? कीटों के द्वारा होता है, इसीलिए 16 का आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चा पार्टी। 17 नंबर सवाल कह रहा है, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है किसमें? बीज में। निषेचन के पश्चात बीजांड जो परिवर्तित होता है वो बीज में परिवर्तित होता है बच्चों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए 18 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, ये रहा 18 नंबर सवाल कर रहा है, एक प्रारूपी पुष्प में कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? 18 का सही जवाब बता दो बच्चों, क्या होगा? 4 प्रकार के। बहुत अच्छे। अब पूछोगे सर कौन कौन से होते हैं, बता दे तो बहुत अच्छा हो। देखो एक होता है कैलिक्स होता है, दूसरा कोरोल्ला होता है, एंड्रोसियम होता है, उसके बाद गायनेसियम होता है। ये 4 ही होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके जी, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 19 नंबर सवाल है, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? पुष्प के नर जनन संरचना को हम लोग पुमंग बोलते हैं, और पुष्प के मादा जनन संरचना को हम लोग क्या? जायांग बोलते हैं। तो ये भी याद रख लो, कहीं ये पूछ दे तो आप लोग ये लगा देना। 19 का जो सही जवाब होगा वो क्या लगाओगे? ऑप्शन अभी का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर सवाल, निम्न में से असत्य फल किससे बनता है? असत्य फल का जो निर्माण होता है वो किससे होता है बता दो सभी बच्चे। 20 का करेक्ट आंसर फटाफट से बता दो फटाफट से। ओके ये होता है असत्य फल जो बनता है ये पुष्पासन से बनता है। असत्य फल का निर्माण किससे होता है बच्चों? पुष्पासन से होता है। देखो सेब और नाशपाती क्या है? असत्य फल है, क्योंकि वे अंडाशय के अलावा जो होता है वो पुष्पासन से भी विकसित हो जाते हैं, इसलिए सेब और नाशपाती हमारा क्या है? असत्य फल है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके अभी का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही जवाब है। ओके चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, हाँ अगर पूछे सत्य फल का निर्माण, पूछे सत्य फल का जो निर्माण होता है वो हमारा क्या होता है? अंडाशय से होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 21 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रवण किससे होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो स्रवण होता है वो किससे होता है? 21 का करेक्ट आंसर बता दो। वो होता है कॉर्पस ल्यूटियम से। किससे होता है बच्चा? कॉर्पस ल्यूटियम से। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। लेकिन गर्भाधारण के दौरान जो होता है इसका स्रावन जो होता है वो प्लेसेंटा से भी हो जाता है, लेकिन अभी का प्लेसेंटा नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पूछा गया है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रवण किससे होता है? वो होता है कॉर्पस ल्यूटियम से। गर्भधारण के समय ये होता है प्लेसेंटा से भी हो जाता है, लेकिन अभी का जो सही जवाब है वो डी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 22 नंबर सवाल है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की जो संख्या होती है वो 400 होती है। कितनी होती है बच्चा पार्टी? 400। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर सवाल है, गर्भाशय किससे संबंधित है? और ये जो प्रश्न है
ये सभी बच्चे को पता होना चाहिए। गर्भाशय जो वो किससे संबंधित होता है, ये सभी को पता होगा, ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, यानी कि मादा जनन तंत्र से। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लगा लो, करेक्ट आंसर है। चलिए 24 नंबर प्रश्न हमारे सामने। 24 नंबर सवाल कर रहा है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। कोशिकीय अवस्था में जो भ्रूण कहलाता है वो क्या कहलाएगा, वो मोरुल्ला कहलाता है। क्या कहलाता है, मोरुल्ला। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। डेली क्लास का टाइम है हमारा 7 बजे, शाम के 7 बजे, और एक होता है शाम के 9 बजे। तो दोनों क्लास को आप सभी बच्चे जरूर ज्वाइन करिएगा। ओके, चलिए 25 नंबर सवाल है हमारे सामने। बता दो, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग कौन सा होता है। फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है वायु कोशिका। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो गैस पेपर पढ़ के संकीर्ण पथ लगाएंगे, बच्चा पार्टी, ये गलत आंसर है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए 26 नंबर सवाल है हमारे सामने। बता दो 26 नंबर सवाल है, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है। किस हार्मोन के द्वारा होता है, बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। यह होता है FSH और LH के द्वारा। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। FSH कहने का अर्थ होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, और LH का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए 27 नंबर सवाल है हमारे सामने। बता दो, कॉर्पस ल्यूटेम किसके द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। ये तो अभी मैंने बताया, कॉर्पस ल्यूटेम जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा स्रावित होता है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा, सी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 28 नंबर सवाल है हमारे सामने। बता दो 28 नंबर सवाल का जवाब। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति जो होती है वो कहां से होती है। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है, वृषण से। कहां से बच्चों, वृषण से। राइट आंसर हमारा सी होगा। 28 नंबर प्रश्न है, 28 नंबर सवाल का है, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है किसमें। मानव भ्रूण जो है वो किसमें संरक्षित रहता है, बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। तो यह रहता है एमनियोटिक गुहा में। क्या, एमनियोटिक गुहा में। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर सवाल है, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है किसके द्वारा। यह होता है गोल्जी काय के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, गोल्जी काय के द्वारा। 30 का करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न हमारे सामने। बता दो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। बता दो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, वो है लगभग 2%। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर सवाल है, कैपिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है किसमें होती है। ये होती है मादा के जनन मार्ग में। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 33 नंबर सवाल है, बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। गर्भ निरोध गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है उसमें वो किस कार्य के लिए होता है, वो रोकता है अंडोत्सर्ग को। क्या होता है, अंडोत्सर्ग को रोकता है, इसलिए सही जवाब हमारा कौन सा, बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यौन संचारित रोग कौन सा होता है। बता दो यौन संचारित रोग पूछा गया, आप लोगों से क्या लगाओगे, 34 का करेक्ट आंसर। तो यौन संचारित रोग अगर आपसे पूछे तो वो हमारा होता है गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, हर्पिस होता है। इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी हमारा क्या होगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। जो यौन संबंधों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं वही हमारा यौन संचारित रोग हो जाता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो कोविड-19। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं। ये सारे के सारे विधि जो दिख रहे हैं, हार्मोनल विधि, प्राकृतिक विधि, रासायनिक विधि, ये सारे के सारे विधि क्या है, यही संतानोत्पत्ति नियंत्रण के उपाय हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर सवाल है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। भारत में परिवार नियोजन जो कार्यक्रम आरंभ हुआ था, शुरू हुआ था, वो 1951 ईस्वी में। कब, 1951 में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर सवाल है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। बता दो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में है आय में कमी, बी में है जमीन में कमी, और सी में है खनिज पदार्थ की कमी। ये सारे के सारे कमी हो जाएंगे जनसंख्या अधिक होने से। इनमें से सभी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए 38 नंबर सवाल है। 38 नंबर सवाल का है, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। यहाँ क्रोमोसोमल लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम लिखा गया। देखो वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत जो दिया गया था वो दिया गया सटन एवं बोवेरी जी के द्वारा। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए 39 नंबर सवाल है हमारे सामने। बता दो 39 नंबर सवाल का है, द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण का अनुपात क्या होता है। और यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो बता दो द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या होता है। वो होता है 1
1:1 होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए 40 नंबर सवाल है, बता दो बच्चों क्या होगा। 40 नंबर सवाल कह रहा है कि मानव नर की अनुवांशिक पहचान की जाती है किसके द्वारा? मानव नर की अनुवांशिक पहचान किसके द्वारा की जाती है? वो किया जाता है लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। करेक्ट आंसर आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, 100% करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट नहीं, करेक्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी। तो क्लास को भी आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए 41 नंबर सवाल है, बता दो। 41 नंबर सवाल कह रहा है पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, यानी कि युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। सही जवाब हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल है। 42 नंबर सवाल कह रहा है 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है? बता दो 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है? वो होता है डाउन सिंड्रोम। कौन सा? डाउन सिंड्रोम। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43 नंबर सवाल है, बता दो। 43 नंबर सवाल कह रहा है मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण कौन सा होता है? वो हमारा क्या होता है? बालों का रंग है, त्वचा का रंग है, नाक का आकार है, आंखों का रंग है। ये हमारा त्वचा का रंग हो जाता है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा। और ऊंचाई भी होता है, ये भी याद रखिएगा, आकार भी होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर सवाल है एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? उसे हम लोग एलील बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। यही तो है, देखो ना कौन सा ऑप्शन में दिया गया, जिसका हिंदी होता है युग्मक विकल्पी। देखो एलील इंग्लिश में दिया गया ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 45 नंबर सवाल है अधिकांश उत्परिवर्तन क्या होता है? अधिकांश जो उत्परिवर्तन होता है वो क्या होता है? क्षीण होता है, यानी कि अप्रभावी होता है। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्षीण या फिर अप्रभावी होता है। 46 नंबर प्रश्न है। 46 नंबर सवाल देखो जेड जेड बाई जेड डब्ल्यू तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया? बता दो जेड जेड बाई जेड डब्ल्यू तरह का लिंग निर्धारण देखा गया, वो किसमें देखा गया था? मोर में। और ये देखा जा सकता है मुर्गियों में भी होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी को लगा सकते हो। चलिए 47 नंबर सवाल है। 47 नंबर सवाल कह रहा है आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? बच्चा पार्टी लगा दो। 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यह होता है टीआरएनए का। क्या? टीआरएनए का करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है डीएनए के कूट क्रम क्या कहलाते हैं? डीएनए के कूट क्रम हमारा एक्सॉन कहलाते हैं। याद रखोगे बच्चों, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए 49 नंबर सवाल है। 49 नंबर सवाल है ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित किया था? क्या प्रदर्शित करता है, ये पूछा गया है। ओपेरोन मॉडल जो है वो प्रदर्शित करता है जीन का रेगुलेशन ऑफ जीन। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। लेकिन आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में लगा के रखना कि ओपेरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। ये आप लोग चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में फटाफट से आंसर लगा देना। मैं बता भी दूं क्या, ये क्या था? जेकोब एवं मोनोड साहब ने, ये भी याद रखिएगा, ओपेरोन मॉडल जेकोब एवं मोनोड ने किया था इसका प्रस्तावित। ओके चलिए 50 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो। 50 नंबर सवाल कह रहा है लेक ओपेरोन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? एक होता है हमारा जेड होता है, उसके बाद वाई होता है तथा ए होता है। कितना हुआ? तो 3 ही तो हुआ। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। 51 नंबर सवाल है, देखो 51 नंबर सवाल कह रहा है पुराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? पुराजीवी जो प्रमाण होता है वो जीवाश्म विज्ञान पर आधारित है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, जीवाश्म विज्ञान होता है। ओके जी चलिए 52 नंबर सवाल है। देखो 52 नंबर सवाल कितना आसान सा है। तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है बच्चों, इसलिए फटाफट से लगा दो। तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? यह दर्शाती है फटाफट से 52 का राइट आंसर कितने बच्चे लगाओगे? अभी सारी विकास को दर्शाती है बच्चों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 53 नंबर सवाल है, देखो 53 नंबर सवाल है नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? नई प्रजातियों के निर्माण का जो महत्वपूर्ण कारक है वो है म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 54 नंबर सवाल है डार्विन फिंचेज इनमें से किसका एक उदाहरण है? डार्विन फिंचेज जो है वो किसका एक उदाहरण है? बता दो। यह है अनुकूली विकिरण का। किसका? अनुकूली विकिरण का। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 55 नंबर सवाल देखिए एंट अमीबा इनमें से क्या है? एंट अमीबा जो होता है वो क्या होता है? बता दो। ये प्रोटोजोआ है। एंट अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ है। राइट आंसर हमारा सी होगा। 56 नंबर सवाल है, देखो 56 नंबर सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? बता दो। असंक्रामक रोग जो एक दूसरे से फैलता है वही ना पूछा गया है, तो बता दो कौन सा होगा। 56 का करेक्ट आंसर। एक दूसरे से फैलता है वो संक्रामक होता है और जो नहीं फैलता वो हमारा असंक्रामक होता है। 56 का राइट आंसर बता दो फटाफट से सभी बच्चे।
ये हमारा कौन सा होगा, कैंसर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 57 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को पीएमएनएल कहा जाता है, बता दो। निम्नलिखित में किस रक्त कोशिका को पीएमएनएल कहा जाता है, कहते हैं किसे कहते हैं बता दो। ये हम लोग कहते हैं न्यूट्रोफिल को। किसको कहते हैं, न्यूट्रोफिल को। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। पीएमएनएल कहने का अर्थ होता है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर सवाल है, देखो 58 नंबर सवाल है कि ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी होता है। ऑन्कोजीन होता है कैंसर के लिए, ऑन्कोजीन उत्तरदायी होता है वो किसके लिए, कैंसर के लिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 59 नंबर सवाल है, पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं। ये प्रश्न शायद हमने पहले भी कर चुका तो था 15 नंबर सवाल में शायद। देखो हमने बताया था कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, यही मैंने बताया था ना 15 नंबर सवाल में। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इसे हम लोग टोटिपोटेंसी या फिर संपूर्णता कहते हैं, उसे ही हम लोग पूर्ण सशक्तता भी कहते हैं बच्चों। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए याद रखोगे, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखो एक ही प्रश्न लेकिन रूप बदल बदल के आ रहा है बच्चा पार्टी, इसलिए भूलना नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 60 नंबर सवाल है, पीसी कल्चर मत्स्य पालन जो है वो किससे संबंधित होता है। मत्स्य पालन जो होता है किससे संबंधित है, जलीय जंतुओं से। इतना आसान सा सवाल है कि हम लोग धराधर से फटाफट से लगा लेंगे। चलिए 61 नंबर सवाल है। 61 नंबर सवाल देखो, शहद का निर्माण कौन करती है। शहद का जो निर्माण करती है वो कौन करती है। एक ही अगर मानो मधुमक्खी का छाता है और कौन करेगी, उसमें तीनों रहता है, नर मधुमक्खी होता है, रानी मधुमक्खी और सेवक मधुमक्खी, उसमें एक के छत्ता में तीनों होता है। लेकिन शहद का जो निर्माण करता है वो कौन होता है, कार्यकर्ता या फिर सेवक मधुमक्खी। इसीलिए करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी को लगा लो। चलिए 62 नंबर सवाल है। 62 नंबर सवाल का रहा है, मेहसाना किसकी प्रजाति है। मेहसाना भैंस की प्रजाति है, कई बार मैं बता चुका हूं। मेहसाना आए सुरती आए, ये दोनों भैंस की प्रजाति है, याद रखोगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 63 नंबर सवाल है। 63 नंबर सवाल का रहा है, दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है। दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है, तो बता दो। 63 का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे आप लोग, ये होता है बढ़ता है किसका, विटामिन B12 का। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर सवाल है, देखो नील हरित शैवाल किस खेती के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। वो है चावल के लिए, किसके लिए, चावल के लिए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। 65 नंबर सवाल है, देखो क्राइजिन बॉलकृमि से किस फसल को बचाता है। क्राइजिन जो है बॉलकृमि से किस फसल को बचाता है, कपास को। किस फसल को बच्चों, कपास को। करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा 65 का, याद रखोगे आप लोग। चलिए 66 नंबर सवाल है, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। चरम समुदाय पाया जाता है संतुलित क्षेत्र में। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, संतुलित क्षेत्र में। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। 67 नंबर सवाल है, आपके सामने बता दो। 67 नंबर सवाल है, हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापते हैं, तो वो मापते हैं एनीमोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, एनीमोमीटर के द्वारा। राइट आंसर आपका ये होगा। 68 नंबर सवाल है, देखो मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। मानव जनसंख्या का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है डेमोग्राफी। क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जनसांख्यिकी बोलते हैं, ऐसे लिख भी सकते हो। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं जनसांख्यिकी। याद रखोगे बच्चों, ये भी हिंदी में भी रह सकता है, इसलिए याद रखिएगा, इसको हम लोग जनसांख्यिकी बोलते हैं। चलिए 69 नंबर प्रश्न है। 69 नंबर सवाल कर रहा है, पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा था। वो हमारा कार्बन है। पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो तत्व होता है वो कार्बन है। करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 70 नंबर सवाल है और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है। बता दो मानस अभ्यारण्य अवस्थित है कहाँ। असम में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कहाँ है, ये है असम में। मानस अभ्यारण्य असम में स्थित है बच्चों। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताना। सभी बच्चे आज कमेंट करेंगे और सभी बच्चे क्या करिएगा, क्लास को भी लाइक करिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो हमारे साथ तो जुड़ के आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जाती है, इसलिए सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाओ। ओके जी, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सभी बच्चे आप अपना ध्यान रखिएगा।